तो फिर हम्म, कंप्रेशन आ जाएगा स्प्रिंग में, तो सीधे सीधे फिर हम उसमें वो बैलेंस कर देंगे फोर्सेस। बिल्कुल। पहले ही देखो ये वर्ड देखो ना, फ्लोट कर रहा है, तो पहली बात आप फ्लोट करने का कंडीशन क्या होता है, एक बॉडी फ्लोट कर जाए उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, और उसके अलावा ये स्टेटमेंट जस्ट टचेस द फ्री एंड ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग, इन दोनों का क्या मतलब है? जस्ट टचेस का तो मतलब ये कि स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ पे रहेगी। जस्ट टचेस वर्ड का मतलब है कि स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, और फ्लोट करने का मतलब ये हुआ कि बॉयंसी और वेट बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस हो जाएंगे, उससे x 2.4 आ जाएगा। हाँ, तो पहले एक काम करेंगे, पहले यहाँ तक मास रखने से पहले, मास रखने से पहले स्प्रिंग, ये स्टेटमेंट जो है ना, जस्ट टचेस द फ्री एंड, का मतलब स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है। तो आप सिंपली एक काम करोगे, बॉयंसी इक्वल्स टू जो इसका वेट आएगा mg, एंड सपोज एक्स लेंथ सबमर्ज है, अगर हम ये मान लें कि लेंथ एक्स सबमर्ज है इसका, तो बॉयंसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिस्प्लेस वॉल्यूम बन जाएगा सबमर्ज लेंथ है एक्स, और एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस विल बी इसकी जो साइड साइड लेंथ है उसका स्क्वायर, बट ये सेंटीमीटर्स में है सब कुछ, तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब के लिए वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जिस लिक्विड में सबमर्ज है उसकी डेंसिटी 1000 है, 1000 इंटू जी, दिस इज बॉयंसी, इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 3 क्यूब इंटू 10⁻⁻⁶ अगेन multiplied by the density of object, density of object given है 800 and multiplied by g। तो पहले ये निकालो कि कितना सबमर्ज है, और अगर मेरे ख्याल से कैलकुलेशन सही होंगी ना इसकी, तो ये शायद 2.4 सेंटीमीटर आएगा। यस सर। 2.4 सेंटीमीटर ये सबमर्ज है पहले से ही। अब इसके बाद जो ये एडिशनल मास लाओगे, और ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि विदाउट वेटिंग इट, इन दोनों का क्या मतलब हो रहा है? सर मतलब बॉडी पूरी सबमर्ज हो जाएगी, ये जो पहले वाला था क्यूबिकल ब्लॉक। ब्लॉक सबमर्ज हो जाएगा, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा मास रखेंगे वो पानी में नहीं जाएगा। यस सर। विदाउट वेटिंग इट का मतलब जब इसके ऊपर कुछ नया मास रखेंगे, तो ये क्यूब का टॉप वाला एंड, क्यूब का टॉप वाला एंड तो पानी के बिल्कुल सरफेस पर चला जाए, बट जो एक्स्ट्रा मास है वो पानी के ऊपर रहे, विदाउट वेटिंग वाला कंसेप्ट। तो सपोज एम मास रखें अगर, और ऐसे में स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हो जाएगी भाई? सर 0.6। क्योंकि जब आप इसमें नया मास पुट करोगे, तो नया मास रखने के बाद ये क्यूब बिल्कुल पानी के सरफेस पर आ जाए ऐसे, और यहाँ पर एक नया मास एम मान लेते हैं, तो इसका 0.6 मतलब ये, सेंटीमीटर हाँ, कंप्रेस ये करेगी। स्प्रिंग स्प्रिंग कंप्रेस भी होगी ना 0.6 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 सेंटीमीटर में से 2.4 ऑलरेडी सबमर्ज था, 0.6 जो बाहर था वो भी पानी में चला गया, तो 0.6 सेंटीमीटर का कंप्रेशन आ गया। तो अब जब फोर्स बैलेंस करेंगे, तो अपवर्ड, एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स आएगी, स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि k मल्टीप्लाइड बाय द कंप्रेशन 0.6 सेंटीमीटर 10⁻⁻², स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड प्लस अपवर्ड बॉयंसी, ब्लॉक कंप्लीटली सबमर्ज हो गया, तो अपवर्ड बॉयंसी विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये दो अपवर्ड फोर्सेस होंगी और इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स में जो मास रखा है वो m इंटू जी, प्लस जो क्यूब है उसका मास, तो वो 3 क्यूब इंटू डेंसिटी 800 इंटू जी। देखो समझ आया है? यस सर। यस सर। यस सर। बताइए m कितना आ रहा है, इससे m कितना आ रहा है कैलकुलेट करके।
आंसर ले आओ भाई, आंसर लाने की भी प्रैक्टिस करो। सर 0.036 आ रहा है। जो आंसर दिया है बुक में वो दिया है 0.354 किलोग्राम। Yes, सर वो sir. क्या होगा? 0.354 किलोग्राम। सर मास पूछा था कि वेट पूछा था? मास। इतना नहीं आ रहा है क्या आंसर? सर जो आप बोल रहे हो वो हम लोग का वेट आ रहा है। Yes, sir. यस सर, वो वेट है। एक मिनट यार रुको। अब दिया तो मास है इन्होंने यार, हो सकता है इनमें ही गलत हो। तो तुम लोग का 0.0354 आ रहा है, Yes, sir. सर हो सकता है एरर उसमें। ये क्या होता है वैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी? पता है क्या वो किसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी? अगर किसी की दी गई हो तो क्या चीज होती है? डेंसिटी। स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेटिव डेंसिटी कहा जाता है। और ये होता है एक्चुअली में डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको इसको कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। तो अब इसके फर्स्ट पार्ट में देखो, अगर देखिए ये हाफ सबमर्ज है, हाफ सबमर्ज है। उसके अलावा इन्होंने कहा हुआ है कि ये जो है वो फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट करने का सीधा सा मतलब होगा कि बॉयंसी को वेट के बराबर कर दे। बॉयंसी बराबर mg। ना बॉयंसी जो कैलकुलेट होगी वो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड जिसके अंदर वो फ्लोट कर रहा है। तो जिस लिक्विड में वो फ्लोट कर रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है।
तो अगर 0.8 लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है और वाटर की डेंसिटी होती है 1000, तो 1000 इंटू 0.8 वो उस लिक्विड की डेंसिटी आएगी। तो जिस लिक्विड में फ्लोट कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय 1000, वो उस लिक्विड का डेंसिटी यानी कि 800 इंटू जी बॉयंसी एंड इक्वल टू द उसका जो वेट आएगा mg। ना जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वो इसमें से कौन सी रेडियस से होगा? हॉलो स्फीयर अगर आधा डूबा हो, हाफ इनसाइड द लिक्विड है, स्फीयर हॉलो है, तो पानी में तो उसका बाहर वाला सरफेस होगा ना। यस सर। यस तो जो इसका मतलब जो बाहर वाली सरफेस है उसका वो हाफ इनसाइड द वाटर होगी, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस विल बी 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आउटर रेडियस। कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि 800 है, इंटू जी बराबर ना जो मास कैलकुलेट होगा, तो मास स्फीयर का होगा, स्फीयर के मटेरियल का होगा, और मटेरियल स्फीयर का मटेरियल तो दोनों रेडियस के बीच में लगेगा। जो अंदर वाली रेडियस होगी आर इनसाइड और जो बाहर वाली रेडियस होगी आर आउटसाइड, मटेरियल तो इनके बीच में ही लगेगा। तो आपको इसके मटेरियल का वॉल्यूम चाहिए, जहां पर मटेरियल लगा है वो इनर इनसाइड रेडियस और आउटसाइड रेडियस के बीच वाला स्पेस है। तो मास इतने वॉल्यूम में है, तो मास कैलकुलेट करने के लिए जो वॉल्यूम चाहिए हमें वो इनसाइड रेडियस और आउटसाइड रेडियस के बीच में जो वॉल्यूम है वो चाहिए। वो हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस आउटर का क्यूब माइनस रेडियस इनसाइड वाले का क्यूब इनटू द डेंसिटी ऑफ स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ दैट स्फीयर एंड मल्टीप्लाइड बाय जी। ये हो जाएगा वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। आया क्लियर? यस यस। यस सर। से कैलकुलेट करके देखिए स्फीयर का। हाँ, डेंसिटी ऑफ स्फीयर पूछा गया है, बाकी सब चीजें अपनी कैलकुलेट करोगे। जो आंसर इसका दिया हुआ है कैलकुलेशंस के बाद, वो है अप्रोक्सीमेटली 1500। आंसर अप्रोक्सीमेटली 1500, 1500। डेंसिटी ऑफ स्फीयर कमिंग एज 1500। एक्चुअली वो 1470 आ रहा है, बट ऑलमोस्ट 1500 के आसपास। और सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में पूछा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दैट लिक्विड इन विच द स्फीयर विल फ्लोट इन अ कंप्लीटली सबमर्ज्ड स्टेट। सर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड में पूरे स्फीयर के आउटर रेडियस से निकाल देंगे। मतलब जो वी डिस्प्लेस है वो जो 2/3 कर रहे हैं 4/3। ये 4/3 बस। हाँ, सेकंड पार्ट में फॉर द सेकंड पार्ट यहाँ पर 4/3 कर देंगे, और स्फीयर की डेंसिटी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट हो गई है, तो फर्स्ट पार्ट में स्फीयर की जो डेंसिटी कैलकुलेट हुई है उसको लेकर के सेकंड पार्ट में डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकालेंगे, और फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करके स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका आंसर 0.4 आ रहा है। हालांकि वैसे भी बोल सकते थे यार तो, कि अगर बिकॉज अगर वॉल्यूम डिस्प्ले से डबल करना है तो लिक्विड की डेंसिटी हाफ करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड तो कांस्टेंट है। तो 0.8 की स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर आधा सबमर्ज है तो फुल्ली सबमर्ज होने पर ये 0.4 हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा।
आंसर। हटाए इसको। Yes, sir. यस थर्ड क्वेश्चन देखो। इसमें एक इस तरीके का ट्रायंगुलर कंटेनर बना है, ट्रायंगुलर ट्यूब है। ट्रायंगुलर ट्यूब दिया गया है, इसके अंदर लिक्विड्स फिल करे गए हैं। तीन अलग अलग लिक्विड्स हैं यार। ये पोर्शन कोई लिक्विड 1 है इसमें, बाकी का पोर्शन जैसे ये वाला पोर्शन है तो यहाँ पर कोई लिक्विड 2 है, और रेस्ट इधर वाले पोर्शन में कोई थर्ड लिक्विड है। ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, मतलब ये डिस्टेंस पूछी जा रही है कि टॉप साइड से यहाँ पर ये जो डिस्टेंस स्मॉल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी। स्मॉल एक्स की वैल्यू पूछी गई है। बाकी गिवन में ये है, गिवन ये है कि 3 liquids have equal volume, the 3 liquids have same volume and density ratio, the density ratio is 1:3। और ये ट्यूब हर तरफ सेम थिकनेस की, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एवरी साइड। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, 60 डिग्री एंगल यहाँ पर भी है, 60 डिग्री एंगल ये भी है, ट्रायंगल इक्विलेटरल फॉर्म में है। और साइड ऑफ ट्रायंगल, द साइड ऑफ ट्रायंगल इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। मतलब 12 सेंटीमीटर की ये वाली साइड है, 12 सेंटीमीटर की ये साइड है, 12 सेंटीमीटर की ये साइड है। 3 लिक्विड्स फिल करे गए हैं, तीनों लिक्विड सेम वॉल्यूम के हैं, बट डेंसिटी में फर्क है, 1:3 इनका रेशियो बन रहा है। तो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहे हैं कि इधर से ये जो एक्स डिस्टेंस है वो कितना बनेगा।
कुछ आ रहा है आइडिया कैसे होगा ये? बच्चे बताओ यार, कोई अप्रोच समझ में आ रही है कैसे इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सर प्रेशर इक्वेट करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। मतलब इनका बिल्कुल सही है, इनमें लॉजिक यही है कि दो पॉइंट्स जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हों उनमें प्रेशर इक्वेट कर दिया जाए। तो कहाँ कहाँ पर प्रेशर इक्वेट करेंगे? जो प्रेशर वेरिएशन वाला कंसेप्ट है ना, प्रेशर वेरिएशन की कि अपवर्ड जाने पर प्रेशर कम होता है और डाउनवर्ड जाने पर प्रेशर ज्यादा होता है। तो सपोज अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं, मान लो सपोज दैट स्टार्टिंग पॉइंट ए लेते हैं और ए से पॉइंट सी की तरफ जाएंगे। जैसे सर्किट्स में लूप इक्वेशन बनाते थे, सर्किट में लूप इक्वेशन बनाते थे, वैसे यहाँ पर हम प्रेशर की इक्वेशन बनाएंगे और पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, ए से पहले बी की तरफ जाएंगे और बी से वापस पॉइंट सी की तरफ आएंगे, सी और पॉइंट सी और पॉइंट ए एक ही लेवल पर हैं। सर पर इसमें डाउट ये था कि पॉइंट सी और पॉइंट ए जिस अलग अलग लिक्विड में पड़ रहे हैं ना, तो उनका प्रेशर तब भी सेम हो जाएगा। एक्चुअली हाँ, ये सोचने वाला पॉइंट ये है, यहाँ पर पॉइंट सोचने वाला ये है कि क्या इस हॉरिजेंटल सेगमेंट में प्रेशर वेरिएशन होगी। ये अपना पहले लॉजिक सोचना पड़ेगा, क्या इस ये जो हॉरिजेंटल सेगमेंट है, इस हॉरिजेंटल सेगमेंट में इधर और इधर में डिफरेंट प्रेशर्स होंगे या फिर सेम प्रेशर्स होंगे? सेम होंगे सर। आप ये भी फैक्ट सोचो कि ये सब कुछ इक्विलिब्रियम की स्टेज पर है। अच्छा ठीक है, मतलब गिवन है इक्विलिब्रियम है, इस वजह से वो मान अरे यार, कंटेनर में पानी भरेंगे तो ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम ही होगा। तो क्योंकि अगर इस हॉरिजेंटल वाले पोर्शन में भले ये लिक्विड्स अलग है, यहाँ अलग लिक्विड है और यहाँ पर अलग लिक्विड है, ये बात सही है, तो ये डिफरेंट लिक्विड है, ये डिफरेंट लिक्विड है, बावजूद इसके अगर इधर की तरफ से और इधर की तरफ से अलग अलग प्रेशर्स लगेंगे, इस साइड और इस साइड में प्रेशर में डिफरेंस होगा अगर, तो ये जो इंटरफेस देख रहे हो आप, जहाँ दोनों लिक्विड्स आपस में मिल रहे हैं, अगर इधर और इधर में प्रेशर डिफरेंस हुआ तो उसकी वजह से ये इंटरफेस या तो राइट साइड मूव करेगा या फिर लेफ्ट साइड मूव करेगा। तो डिस्पाइट ऑफ फैक्ट दैट द लिक्विड्स आर डिफरेंट, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट्स के प्रेशर्स बराबर करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो देखो, स्टार्ट कर रहे हैं प्रेशर एट पॉइंट ए से, फिर ए से जब बी की तरफ जाएंगे, सपोज ये वाला इंटरफेस, इस इंटरफेस को हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज A1 नाम दे देते हैं इसको। तो ए से A1 पे जाओ, पॉइंट ए से A1 की तरफ, तो ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर रिड्यूस होगा, माइनस फॉर्मूला था रो जी एच, ये सेकंड वाला लिक्विड है, सेकंड वाला लिक्विड है तो डेंसिटी को 2 रो मान लेंगे बिकॉज 1:3 रेशियो है, इंटू जी। ए से A1 जाने में वर्टिकल हाइट कितनी होगी, रो जी एच, एच मीन्स वर्टिकल हाइट, तो ए से A1 जाने के लिए ये वाली हाइट चाहिए, वर्टिकल वाली, x sin 60। और ये लेंथ कितनी होगी ए से A1 तक की। ये कहा गया है कि सेम वॉल्यूम है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो अगर ये x लेंथ है
तो इसका मतलब जो रिमेनिंग लेंथ होगी वो, अगर हम टोटल लेंथ को L मान लेते हैं, टोटल लेंथ L मान ले, तो ये रिमेनिंग लेंथ L माइनस एक्स हो जाएगी। और क्योंकि तीनों लिक्विड्स के वॉल्यूम बराबर है, तो ट्यूब के अंदर उन लिक्विड्स की जो लेंथ होगी वो भी सेम आनी चाहिए। यस मतलब अगर ये तीनों लिक्विड इक्वल लेंथ के बनने चाहिए, सिमेट्री बननी चाहिए वहां पर। मीन्स अगर ये L माइनस एक्स है तो ये पोर्शन हमारा x बनेगा, फिर ये पोर्शन हमारा L माइनस एक्स बनेगा, फिर ये वाला पोर्शन जो है वो ये डिस्टेंस x बनेगी, और बची हुई डिस्टेंस L माइनस एक्स बनेगी। बिकॉज जब तीनों लिक्विड सेम वॉल्यूम के हैं तो तीनों लिक्विड की लेंथ का टोटल, तीनों लिक्विड्स की लेंथ का टोटल ट्रायंगल का सरकमफ्रेंस आएगा 3L। तो टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड 1 प्लस टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड 2 प्लस टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड 3 इज 3L, एंड इंडिविजुअली ये लेंथ बराबर बराबर है, तो ये टोटल लेंथ L बनेगी, ये टोटल लेंथ L बनेगी, और ये टोटल लेंथ भी L बनेगी। तो A से A1 जाएंगे तो प्रेशर एट A माइनस रो G, और अगर ये x है तो वर्टिकल हाइट विल बी x sin 60। फिर A1 से B की तरफ जाएंगे, A1 से पॉइंट B की तरफ लिक्विड 1 आ गया, ऊपर जा रहे हैं, प्रेशर फिर कम होगा, माइनस रो G, ये L माइनस एक्स हो गया, एंड इसकी भी वर्टिकल हाइट में √3/2 लगेगा, पॉइंट B तक चले गए। फिर B से सपोज ये B1 पॉइंट नाम दे दें, तो B से B1 की तरफ जब जाएंगे, B टू B1, तो डाउनवर्ड जा रहे हैं, अब प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस लिक्विड 1 है यहाँ पर, तो रो G, अगर ये डिस्टेंस x आ रही है तो वर्टिकल डिस्टेंस इसमें भी x sin x इंटू √3/2। और फिर B1 से पॉइंट C तक जाएंगे, B1 से पॉइंट C जहां पर थर्ड लिक्विड है, तो प्लस 3 रो G, और ये डिस्टेंस L माइनस एक्स, करस्पॉन्डिंगली वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे इसकी, वो हो जाएगी L माइनस एक्स √3/2, और ये प्रेशर एट पॉइंट C आ जाए। बट PA एंड PC आर इक्वल। ये फैक्ट भी ध्यान देना होगा कि प्रेशर एट A शुड बी इक्वल टू द प्रेशर एट C, बिकॉज ये हॉरिजेंटल, ये दोनों पॉइंट्स एक हॉरिजेंटल पोर्शन पे जा रहे हैं। अब देखिए इसको इक्वेट करके x जो आ रहा है वो L के फॉर्म में कितना जा रहा है। कितना आ रहा है x की वैल्यू L के फॉर्म में? 12/3 12/3 12/3 यस सर 12/3 12/3 तो हो गया अपना ये 2 × 12/3 24/3 8 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। यस लॉजिक इसका ध्यान रखना चाहिए, डिफरेंट लिक्विड वाले न्यूमेरिकल्स आएंगे, इनमें दो पॉइंट्स जो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो उनको हम प्रेशर्स में इक्वेट करेंगे, अगर ये सब कुछ स्टैटिक कंडीशंस में है, और हमारे क्वेश्चन सारे स्टैटिक कंडीशंस में ही आते हैं, डायनेमिक्स में नहीं आएंगे भी। डायनेमिक्स वाले क्वेश्चन तो बर्नौली से हो जाएंगे, जो स्टैटिक वाले क्वेश्चन है वो सब इसी तरीके से। एक और एग्जांपल दे रहे हैं इसी तरीके का।
सपोज इस तरीके के यू ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर ले लें अगर, एरिया सबका बराबर है यार, तो मोटा पतला बन गया होगा लेकिन एरिया सबका सेम। और इसमें भी 3 लिक्विड्स है, लाइक यहाँ पर एक लिक्विड है इसको L1 कर दीजिए, लिक्विड 1। फिर एक और लिक्विड है, ये L2 है। एक्चुअली L2 जो है मरकरी दिया गया आपको, और इसके ऊपर एक और लिक्विड है, लिक्विड 3, L3। मतलब लिक्विड 1 इज गिवन एज वाटर, लिक्विड 2 इज गिवन एज ऑयल, लिक्विड 3 गिवन एज ऑयल, लिक्विड 2 इज गिवन एज मरकरी। और ये लेवल सेम, मतलब मरकरी का लेवल लेफ्ट साइड पर, मरकरी का लेवल राइट साइड पर सेम। Height of the water given as 10 centimeter and height of this oil given as 12.5 centimeter, 10 and 12.5। ठीक है। Question is find the density of oil. Find this density of oil. इसका शायद पता होगा, वाटर का डेंसिटी दिया नहीं जाता है, वैसे मालूम होना चाहिए कि ये 1000 होता है, 1000 kg पर मीटर की। मरकरी की भी डेंसिटी मोस्टली लोगों को याद रहती है, और ये होती है अराउंड 13,600 kg पर मीटर क्यूब। Now what is the density of oil? इधर और इधर मरकरी का लेवल सेम दिया गया। ये भी कर सकते हो, और आसान क्वेश्चन है ऐसे। कहाँ पर प्रेशर इक्वेट कर सकते हैं, कि कौन से 2 पॉइंट्स पे प्रेशर को इक्वेट किया जा सकता है यहाँ पर? मरकरी के हॉरिजॉन्टल लेवल, ये जो दोनों अलग अलग है। मतलब लेफ्ट अरे साइड 80 मरकरी का लेफ्ट, क्या बताया आंसर, क्या बताया? 80 है क्या? एक मिनट देख के बता रहे। हाँ, एक सेकंड। लेफ्ट साइड जो मरकरी का लेवल है और राइट साइड जो मरकरी का लेवल है बी पॉइंट। तो पहले ए पॉइंट पर प्रेशर देख लेते हैं। ए पॉइंट का प्रेशर यहाँ से आएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उससे जब नीचे जाएंगे तो उसको लिखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर है यहाँ पर, तो डेंसिटी ऑफ अ वाटर इंटू जी इंटू दिस हाइट 10 सेंटीमीटर विच इज 10/100। तो ये प्रेशर एट पॉइंट ए आया। और इसी तरीके से इधर प्रेशर एट पॉइंट बी निकालेंगे, ये पी नॉट और प्लस ये रो जी एच करेंगे। सो प्रेशर एट पॉइंट बी विल बी पी नॉट प्लस, उधर डेंसिटी ऑयल की यूज कर लेंगे, इंटू जी इंटू वो हाइट 12.5 डिवाइडेड बाय 100। और प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी बिकॉज दीज आर पॉइंट्स ऑन द सेम लेवल। ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन सेम लेवल। प्रेशर एट ए इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। आंसर आ जाएगा 80 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नोट कर लिया है? यस 80 आंसर भी देख लीजिएगा, 80 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।
नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें वाटर की डेंसिटी 1000 के अलावा कुछ और है क्या? क्या चीज? मतलब वाटर है। नहीं, एक्चुअली लिक्विड था यहाँ पर, वाटर की जगह ये हमने गलत लिख दिया। इसमें लिक्विड फिल किया गया, लिक्विड इज poured, सो फाइंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वो मैं भी लिखते वक्त सोच रहा था कि अगर ये वाटर होगा तो क्वेश्चन ही क्यों पूछेंगे। सर इसमें ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें जो वाटर का जो प्रेशर लगाएगा उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो उसको लिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ। हम्म। तो फिर इस केस में mg के बराबर इक्वेट कर। कौन सा mg? मतलब mg मतलब किसका वेट? सर उसमें जो मतलब जो कौन का दिया हुआ है w। नहीं, W तो ये सब वेसल का है। ये सर उसी की बात कर रहे हैं क्योंकि वही राइज करेगा ना, ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। अच्छा,
तो उसको किससे इक्वेट कर देंगे W को? सर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो प्रेशर जो लिक्विड लगाएगा। अच्छा, और वो कैसे निकालेंगे कि जो लिक्विड वर्टिकल फोर्स लगाएगा वो निकालेंगे कैसे? ऐसे प्रोजेक्टेड एरिया वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आवाज नहीं नीचे पैसे प्रोजेक्टेड एरिया वाला प्रेशर रो जी एच बाई टू एकदम सरफेस के सेंटर पे। तो ये तो कर्व सरफेस होगा ना यार, कोनिकल सरफेस है, तो सर मतलब उसके तो सर वो एक ट्रेपेजियम टाइप वो बन जाएगा उसका, वो प्रोजेक्टेड एरिया। हाँ हाँ, प्रोजेक्टेड उसका एरिया मेथड में सब लगता है ना जब प्रेशर यूनिफॉर्म हो। लेकिन फिर जब हम लोग क्यूबॉइड वगैरह में निकालते थे तो सेंटर पे नहीं कर देते थे एक सरफेस की जो करते थे, बिल्कुल करते थे, तो वैसा कर बिल्कुल वैसे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वगैरह का कंसेप्ट लगा के कर सकते हैं। उसका अपवर्ड वाला कंपोनेंट ले लेंगे क्योंकि फोर्स तो हाँ डायरेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ना। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली देखो और भी तरीके देखो। इसमें हम लोगों ने मान लो लिक्विड एच हाइट तक जब फिल किया, मतलब अगर इसमें एच हाइट तक लिक्विड को फिल किया गया हो, तो क्या कोई ये बता पाएगा यार कि अगर एच हाइट तक लिक्विड को फिल कर रहे हैं, सपोज एच हाइट तक लिक्विड को फिल किया गया है, तो लिक्विड की जो टॉप लेयर होगी, लिक्विड का टॉप साइड, वो कितने रेडियस का बनेगा? रेडियस एट द टॉप ऑफ लिक्विड ये निकाल सकते हैं, जबकि बॉटम पर रेडियस दिया हुआ है कि बॉटम का रेडियस कैपिटल आर है। एच हाइट तक जब पानी भरेंगे तो यहाँ अलग रेडियस होगा, यहाँ अलग रेडियस होगा, ये वाला रेडियस अगर इसको हम स्मॉलर मान लेते हैं, तो सिमिलैरिटी से निकल कर। हाँ सिमिलर निकल जाएगा, बिल्कुल निकले। कैसे? भाई यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो ये वाली लेंथ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और ये हाइट एच है, और वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा है इसका। तो यहाँ पर वर्टिकल से अगर थीटा एंगल बने, ये डिस्टेंस हमारा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये हाइट एच, टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो टेन थीटा विल बी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई एच। तो स्मॉल आर विल कम एज टेन थीटा होगा आर माइनस स्मॉल आर बाई एच, तो वो हो जाएगा कैपिटल आर माइनस एच टेन थीटा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसे, ये रेडियस यहाँ पर। हाँ जी, और इस कोण की टोटल हाइट कितनी होगी ये भी निकाल सकते हैं, ये कोण टोटल कितनी हाइट का रहा होगा। अगर इस कोण की टोटल हाइट को कैपिटल एच मान ले, लेट कैपिटल एच इज द टोटल हाइट ऑफ दिस कोण, तो वो भी इसी मेथड से आ जाएगा। दिस टोटल हाइट कैपिटल एच जो है, अगर तो यहाँ पर भी थीटा एंगल बनेगा एंड टोटल हाइट कैपिटल एच शायद आर टेन थीटा होगी। टोटल हाइट कैपिटल एच और ये टोटल रेडियस आर, और यहाँ पर थीटा एंगल, तो टेन थीटा विल बी रेडियस आर डिवाइडेड बाय टोटल हाइट। यहाँ तक ठीक है, दोनों कैलकुलेशन सही है ना। अब ऐसे में अगर ये पूछा जाए कि ये जो लिक्विड है ये कितना वॉल्यूम है इसका, मतलब जो लिक्विड स्मॉल एच हाइट तक फिल किया है, इसे लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड।
तो इसको शायद ऐसे निकाल सकते हैं, कंप्लीट कोन का वॉल्यूम, जो पूरी बड़ी वाली कोन बनेगी उस बड़ी वाली कोन के वॉल्यूम में से अगर वाटर के टॉप लेवल के ऊपर वाला वॉल्यूम माइनस कर दे, वाटर का टॉप लेयर जहां पर है, टॉप लेयर से वर्टेक्स, ये भी एक कोन बनेगा, यहां से यहां तक भी कोन बन रहा, तो ये जो एम्प्टी कोन है, इस एम्प्टी कोन का वॉल्यूम और पूरे कोन का वॉल्यूम जो था उसमें से अगर माइनस कर दिया जाए तो पानी का वॉल्यूम आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर VW, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस वेसल, पूरे कोन का वॉल्यूम लिखेंगे 1/3 पाई r²h, और उसमें से टॉप वाटर के टॉप लेवल के ऊपर वाला जो कोन है, टॉप लेवल के ऊपर तक का कोन उतना लेस कर दे, तो -1/3 पाई r², बस यहाँ रेडियस स्मॉल r है और ये रिमेनिंग हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h, इतना वॉल्यूम पानी का इस वेसल में है। अब एक काम करेंगे, अगर हम जो लिक्विड इसके अंदर है अगर हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, हम एक तरफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लिक्विड ड्रॉ करने जा रहे हैं और एक तरफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ वेसल ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो जो लिक्विड अंदर है, अंदर जो लिक्विड है उसका फ्री बॉडी डायग्राम, तो उस लिक्विड का वेट, और लिक्विड का वेट होगा वॉल्यूम, सॉरी इसको एल कर दे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, जो लिक्विड है उसका वेट आ गया। उसके अलावा इस लिक्विड की टॉप साइड पर, लिक्विड के टॉप साइड पर ऊपर से एटमॉस्फेयर का फोर्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स लिखी जाएगी P एटमॉस्फेयर इंटू पाई r², और इसके बॉटम पर भी एक फोर्स अपवर्ड लगेगी जो कि एरिया एट बॉटम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर एट द बॉटम, एंड प्रेशर एट बॉटम विल बी P0 प्लस ρg स्मॉल h। और इनके अलावा, इन तीन फोर्सेस के अलावा जो कंटेनर की ये साइड वॉल है, कंटेनर की ये साइड वॉल, ये लिक्विड पर, मतलब ये जो वेसल होगा ये इस लिक्विड के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। सिमिलरली इधर वाली वॉल, वेसल की ये वाली साइड भी लिक्विड पर नॉर्मल लगाएगी। इन दोनों नॉर्मल्स का रिजल्टेंट, इन दो नॉर्मल फोर्सेस का रिजल्टेंट वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा, उसको भी इसी में ऐड कर लेते हैं। मतलब एक डाउनवर्ड फोर्स F और दिखाओ, और डाउनवर्ड फोर्स F जो वेसल की वजह से लग रहा है FV, वेसल एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। और अगर वेसल का फ्री बॉडी डायग्राम बने तो उसमें वेसल का वेट दिखाओगे, W दिया गया उसे, न्यूटन थर्ड लॉ लगाएंगे, अगर ये वेसल लिक्विड के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स FV लगाएगा तो ये लिक्विड इस वेसल के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगी, जो न्यूटन थर्ड लॉ से FV आएगा। और वेसल का जो बेस है, मतलब ये जो, एक्चुअली इसमें बेस है नहीं, विदाउट बॉटम कहा गया था, लेकिन इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी, इस वेसल की सरकमफ्रेंस, वो टेबल के कांटेक्ट में होगी, रिम जिसको बोल सकते हो, कि वेसल का जो आउटर रिम होगा वो टेबल के ऊपर है, तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही होगी वेसल और टेबल के बीच में, वेसल और टेबल के बीच में नॉर्मल फोर्स।
बट जब ये वेसल लिफ्ट हो रहा होगा, मतलब जब ये अबाउट टू लिफ्ट की कंडीशन में होगा, उठने वाला होगा, तो अबाउट टू लिफ्ट की कंडीशन में वेसल और टेबल में कांटेक्ट लूज हो चुका होगा, उस टाइम इसे नॉर्मल को 0 के बराबर कर दें। तो बेसिकली मुझे एफ वी बराबर डब्ल्यू करना है, एफ वी बराबर डब्ल्यू, और एफ वी निकालने के लिए ये वाला डायग्राम यूज करते हैं। लिक्विड की फोर्सेस को बैलेंस करके एफ वी निकाल सकते हैं, और यही एफ वी डब्ल्यू के बराबर कर देंगे। और इनको कैलकुलेट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, कैपिटल एच चाहिए, वो सब इस तरीके से कैलकुलेट होंगे। मतलब इसमें जो VL लिखा है उस VL में कैपिटल एच को रिप्लेस करेंगे, कैपिटल एच को रिप्लेस करके लिखो r tan थीटा यहाँ पर, और स्मॉल r को भी रिप्लेस करेंगे, कैपिटल R माइनस स्मॉल h tan थीटा, वो यहाँ रिप्लेसमेंट आएगी। एंड देन उसके बाद ये सबको सिंप्लीफाई होना है। तो इसको नोट करके और इसका आंसर देखो, बाकी ट्राई करना। आंसर इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड कमिंग इज W डिवाइडेड बाय पाई h स्क्वायर इंटू G, पाई h स्क्वायर G tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय R माइनस h बाय 3 tan थीटा। ये इसका आंसर है। इसमें पूछो जो पूछते हैं, अगर कोई स्टेप ना समझ में आया तो पूछो। सर फोर्स बाय वेसल कैसे डाउनवर्ड आ गया ये बता दीजिए। फोर्स बाय वेसल, एक्चुअली देखो पहले तो आप एक चीज बिल्कुल दिमाग में बैठाइएगा कि जो प्रेशर वाली फोर्स होती है वो बिल्कुल वैसे ही दिखाई जाती है जैसे मैकेनिक्स में नॉर्मल फोर्स दिखाते हैं, और प्रेशर के नाम में ही लिखा हुआ है प्रेस करना है। तो प्रेशर की फोर्स मतलब प्रेस करने वाली फोर्स जो दबाए उसको, तो ये कंटेनर लिक्विड को अंदर की तरफ प्रेस करेगा, इधर से भी कंटेनर लिक्विड को अंदर की तरफ प्रेस करेगा परपेंडिकुलरली। तो इधर से परपेंडिकुलरली प्रेस करो, कंटेनर लिक्विड को अंदर की तरफ प्रेस करेगा। इन दोनों प्रेशर्स वाली फोर्सेस का जब रिजल्टेंट देखेंगे, मतलब इधर वाली फोर्स और इधर वाली फोर्स जो आ रही है, इनका रिजल्टेंट वो चीज डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो वेसल की वजह से लिक्विड पर डाउनवर्ड जाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ, लिक्विड की वजह से वेसल के ऊपर अपवर्ड जाएगा। फिर से बताएं? ठीक है सर, समझ ठीक गया। है। प्रेशर वाली फोर्स जो है वो नाम से ही समझिए प्रेस करना है, मतलब कंप्रेस करिए, दबाइए उसे, कंटेनर लिक्विड को दबाएगा। यस जी देखो, ये बर्नौली से पहले वाला जो टॉपिक है फ्लूइड का, वो मोर और लेस मैकेनिक्स टाइप की ही है। नई चीजों में सिर्फ एक आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, और बाकी ये कि प्रेशर की फोर्स कैलकुलेट करने के तरीके क्या क्या है। तो प्रेशर की फोर्स कैलकुलेट करने के तरीके, प्रेशर इनटू एरिया,
प्रोजेक्टेड एरिया, या फिर कल से और आज तक में हमने 2-3 बार ये काम किया है कि न्यूटन थर्ड लॉ यूज किया है। जैसे एक और एग्जांपल देखें, समझने वाला एग्जांपल है ये भी, कंसेप्चुअल। अगर हम थ्री कंटेनर्स ले लें, कंटेनर 1, कंटेनर 2, 2 कंटेनर्स हो गए और एक तीसरा कंटेनर और है। थर्ड कंटेनर, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये भी। 3 कंटेनर्स और तीनों के बेस एरिया कॉमन है, द सेम बेस एरिया एंड दैट बेस एरिया इज पैराडॉक्स समझा रहे हो? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स जिसको बोलते हैं। पर इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे निकलते हैं। तीनों कंटेनर का बॉटम एरिया सेम है और तीनों में लिक्विड को फिल करा गया है, मतलब एक ही लिक्विड, सेम लिक्विड। आपसे कहा गया सेम लिक्विड इज poured in all three vessels such that पहला केस है level of liquid is same in all and H, वो लेवल दिया गया है H है। और सेकंड लेवल ऑफ लिक्विड, सेकंड में वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सेम इन ऑल। मतलब ये H है, सेम लेवल H है और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सेम इन ऑल, या वॉल्यूम की जगह ना आप मास में लिख लो, बिकॉज सेम वॉल्यूम होगा तो सेम मास भी होगा। मास ऑफ लिक्विड इज सेम इन ऑल एंड इक्वल्स टू स्मॉल m। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि बॉटम पर प्रेशर कहाँ ज्यादा लगेगा, मतलब कौन सा वेसल है जिसमें बॉटम साइड पर प्रेशर ज्यादा होगी। इन तीनों में से कौन सी वेसल की बॉटम पर प्रेशर ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में। फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इन विच कंटेनर द प्रेशर एट बॉटम इज मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहले वाले केस में जब सेम लेवल तक लिक्विड भरोगे, मतलब जितनी हाइट लिक्विड की यहाँ पर है उतनी ही हाइट यहाँ भी और उतनी ही हाइट यहाँ पर भी है, तीनों में लेवल सेम रखो। तो जो पहला वाला लेक्चर था कि प्रेशर वेरिएशन का जो तरीका होता है, प्रेशर वेरिएशन का जो रूल होता है वो कंटेनर की ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड नहीं करता। अगर ऊपर प्रेशर P0 है तो H डिस्टेंस नीचे जाने पर P0 प्लस ρgH ही होगा, कंटेनर की ज्योमेट्रिकल शेप चाहे जैसी रही। इसमें भी अगर H हाइट तक पानी है तो ऊपर P0 रहेगा तो नीचे P0 प्लस ρgH, इररिस्पेक्टिव की कंटेनर यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस लॉजिक से फर्स्ट केस में कहा जाएगा दैट द प्रेशर एट बॉटम विल बी सेम इन कंटेनर्स फॉर द फर्स्ट केस, जिसमें लेवल बराबर है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट होता है, इस कंसेप्ट में ये नहीं देखा जाता है कि कंटेनर यूनिफॉर्म ज्योमेट्री का है या इररेगुलर है कि रेगुलर है, जैसा भी कंटेनर हो वो ρgH डायरेक्टली ऐड करते हैं।
बट जब सेकंड वाले पार्ट की बात करोगे, मास ऑफ लिक्विड इज सेम इन ऑल, यानी कि अगर हम 5 लीटर पानी इसमें डाल रहे हैं तो 5 लीटर इसमें भी डालेंगे, 5 लीटर उसमें भी डालेंगे, तीनों में बराबर बराबर। तो सेकंड वाले केस में अपना कॉमन सेंस लगाइए कि अगर इक्वल वॉल्यूम तीनों के अंदर डाला जाए तो कौन सा कंटेनर ऐसा होगा जिसमें पानी का लेवल सबसे ज्यादा होगा। नीचे एरिया सबका सेम है, लेकिन सेकंड वाला। ऊपर, हाँ, क्योंकि ये ऊपर नैरो होता जा रहा है, तो इसमें पानी का लेवल सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और सबसे नीचे लेवल इसमें होगा जो ऊपर वाइड हो रहा है, और बीच में यहाँ पर लेवल आएगा। जब सेम वॉल्यूम फिल करोगे तो लेवल में डिफरेंस होगी, और जो ऊपर नैरो हो रहा है उसमें ज्यादा हाइट बन जाएगी, और जिसमें हाइट ज्यादा होगी उसमें प्रेशर भी ज्यादा आएगा, क्योंकि प्रेशर वेरिएशन हाइट का फंक्शन होता है। तो सेकंड वाले केस में pressure at the bottom of second container is the maximum, then pressure at the bottom of first container, and then the pressure at bottom of third container. ये दो तो क्वेश्चन अलग अलग हो गए, मतलब क्या होता है कि लोग इसके आंसर को इसमें लगा देते हैं, इसका आंसर इसमें डाल देते हैं, तो सब क्वेश्चन को रीड करना पड़ता है कि क्या चीज बराबर दी जा रही है, वो बराबर लेवल करके दे रहे हैं या बराबर वॉल्यूम करके दे रहे हैं। अब इसके बाद पहले इतना आंसर लिख रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन बताना है। चरणों को एंट्री दे दीजिए। दे दिए भाई, दे दिए। उनके नेट में इश्यू, हमारे में। ये लिख लिया इसको। यस सर। अब जो पहला वाला केस था, वापस उस पे आओ जरा, फर्स्ट केस जिसमें तीनों में बराबर लेवल था, 1 2 3। फर्स्ट केस जिसमें कहा गया था कि तीनों में लिक्विड का लेवल सेम रखा गया है। मतलब एच हाइट इसमें भी है, एच हाइट इसमें भी है, और एच हाइट इसमें भी है, सेम लेवल इन ऑल थ्री। बॉटम वाला एरिया सेम है, ये एरिया कैपिटल ए है, ये एरिया कैपिटल ए है, ये एरिया भी कैपिटल ए है बॉटम साइड पर। ऑब्वियसली फर्स्ट कंटेनर की टॉप साइड का एरिया भी ए होगा, सेकंड वाले में टॉप साइड का एरिया ए से कुछ कम होगा, तो इसको हम A1 मान लेते हैं, विच इज ऑब्वियसली लेस देन ए, और इसमें टॉप साइड का एरिया को हम A2 मान लेते हैं, जो कि मोर देन ए है। अब आपको ये बताना है कि जो कंटेनर की साइड वॉल है, कंटेनर की ये जो साइड वाली वॉल्स है, ये इस लिक्विड पर क्या फोर्स लगा रहे हैं, कंटेनर का जो बेस है वो इस लिक्विड पर क्या फोर्स लगा रहा है। तो हमें एक्चुअली इसका आंसर देना है, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 निकालना है फोर्स बाय बेस, एंड निकालना है फोर्स बाय साइड वॉल्स, फोर्स बाय द साइड वॉल। जो बेस ऑफ कंटेनर है वो लिक्विड पर क्या फोर्स लगा रहा है, और जो साइड वॉल्स हैं वो लिक्विड पर क्या फोर्स लगा रही है, ये आंसर चाहिए। और फिलहाल आंसर देने के लिए आप ये मान सकते हो, फिलहाल आंसर देने के लिए ये मान लीजिए कि ये वॉल्यूम V1 है, ये वॉल्यूम V2 है, और ये वॉल्यूम V3 है, बिकॉज वॉल्यूम कैलकुलेट करना वो मैथ्स का पार्ट हो जाएगा कि इसे ट्रेपेजियम का वॉल्यूम कैसे आएगा, इसे ट्रेपेजियम का वॉल्यूम कैसे आएगा।
तो जो बेस वाला केस है, तो बेस एक हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ पर भी बेस हॉरिजेंटल सरफेस है, यहाँ पर भी बेस हॉरिजेंटल सरफेस है। हॉरिजेंटल सरफेस से फोर्स निकालनी है तो वो डायरेक्टली प्रेशर इनटू एरिया कर सकते हैं। प्रेशर एट बेस विल बी P naught plus rho GH और मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ दैट बेस कैपिटल A। और इस तीनों में सेम आंसर आएगा, बिकॉज तीनों में बेस पर प्रेशर बराबर है, तीनों में बेस पर एरिया बराबर है, सेम आंसर। रीजनिंग वही है, बेस इज अ हॉरिजेंटल सरफेस, हॉरिजेंटल सरफेस पर फोर्स निकालने का सबसे आसान तरीका प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। साइड वॉल से कितना फोर्स लगा रहे हो और प्रेशर की फोर्स है, तो जस्ट इमेजिन करिए ये वाले कंटेनर की साइड वाली वॉल्स उस लिक्विड को प्रेस कर रही है, तो लेफ्ट साइड वाली वॉल राइट की तरफ प्रेस करेगी और राइट वाली वॉल लेफ्ट साइड पर प्रेस करेगी। ये दोनों प्रेशर्स आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, साइड वॉल्स की वजह से नेट फोर्स 0। कंटेनर 2 में ये स्लैंटेड वॉल्स है, तो ये स्लैंटेड वॉल लिक्विड को परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा होगा और ये वाली साइड वॉल लिक्विड को परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा होगा, और इन दोनों कंप्रेशन का रिजल्टेंट डाउनवर्ड है। तो पहली बात तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और कितना है वो कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पूछा जाए कि ये साइड वाली वॉल से कितना फोर्स लगा रही है, तो इसको प्रेशर इनटू एरिया से तो कर नहीं पाएंगे, बिकॉज ये हॉरिजेंटल सरफेस नहीं है, तो यू कैन नॉट से प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एवरेज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया यानी कि प्रेशर एट द मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया, वो भी कंसेप्ट यहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि ये वर्टिकल सरफेस नहीं है। तो यहाँ पर फिर से एक बार वही काम करिए, यूज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। इसमें ये वाला फैक्ट यूज कर लो कि ये पूरा लिक्विड रेस्ट पर है, तो इस लिक्विड के ऊपर जितनी भी फोर्स लगेंगी उन सबका रिजल्टेंट 0 आना चाहिए। तो इस हिसाब से कंटेनर 2 की लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम, कंटेनर 2 में जो लिक्विड है उसका फ्री बॉडी डायग्राम, लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम। तो सबसे पहले V2 इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सो V2 इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये इस लिक्विड का वेट हो गया। साइड वाली वॉल्स मिल करके नीचे फोर्स लगा रही F। वेसल का जो बॉटम साइड है, वेसल का बॉटम, यहां से लिक्विड को अंदर की तरफ कंप्रेस करो, और ये कंप्रेशन प्रेशर इनटू एरिया से आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसलिए प्रेशर इनटू एरिया लगा सकते हैं। और ऊपर एटमॉस्फेयर होगा जो डाउनवर्ड प्रेस करेगा, तो वो एटमॉस्फेयर वाली फोर्स जो डाउनवर्ड प्रेस कर रही है, पी एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय एरिया एट द टॉप साइड, और इन सबको बैलेंस कर दे। इन सबको बैलेंस करके ये वाला एफ निकाल सकते हैं। ये A1 होगा यहाँ पर। मतलब जो आंसर बन जाएगा
पी नॉट प्लस रो जी एच ए माइनस, ये पी एटीएम का मतलब पी नॉट ही है, पी नॉट ए वन और माइनस है वी टू रो जी। इतना फोर्स साइड वाली वॉल लगा रही है। ऐसे ही थर्ड वाले कंटेनर में पूछे कि थर्ड वाला जो कंटेनर है उसमें साइड वाली वॉल से क्या फोर्स लगा रही है, तो वैसे आप नोट कर सकते हो कि सेकंड वाली वेसल में और थर्ड वाली वेसल में एक ही डिफरेंस आएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डिफरेंस। थर्ड वाली वेसल की साइड वाली वॉल से जो फोर्स लगाएंगी उनका रिजल्टेंट, थर्ड वाली वेसल में ये साइड वॉल परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ फोर्स लगाएगी, ये साइड वॉल्स परपेंडिकुलरली अंदर फोर्स लगा रहे हैं, रिजल्टेंट ऑफ दीज टू ये ऊपर आ जाएगा। मतलब सेकंड वाले में जो एफ डाउनवर्ड है, थर्ड वाले में ये एफ अपवर्ड होगा। तो जब ये एफ अपवर्ड होगा और फोर्सेस बैलेंस होंगे तो इसका आंसर पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई ए टू, वैसे ए वन की जगह ए टू लिख लेंगे, प्लस यहाँ का जो वॉल्यूम होगा ये आंसर बनेगा थर्ड वाले में। देख के बताओ यार अगर आया हो समझ। यस सर, आ गया। ठीक, कंसेप्ट क्या पकड़ साइड पाए हो? वॉल्स वाले एक बार बता दीजिए। कंसेप्ट सारे कंसेप्ट क्या पकड़ पाए आपकी? हमको मतलब तीन तीन क्लासेस से लगातार हम कह रहे हैं कि देखो बॉयंसी में आर्किमिडीज को यूज करते रहिए, और अगर हमें फोर्सेस कहीं देखने पड़ रहे हैं लिक्विड्स की वजह से और कंटेनर्स की वजह से, तो अगर हॉरिजॉन्टल सरफेसेस के ऊपर फोर्स कैलकुलेट हो रही है तो जिस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर जो प्रेशर होगा उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, हॉरिजॉन्टल सरफेस की फोर्स आ जाती है। अगर परफेक्टली वर्टिकल सरफेस है, परफेक्टली वर्टिकल, तो भी हम प्रेशर इंटू एरिया लगाते हैं, लेकिन उस टाइम जो प्रेशर लिखते हैं वो उस वर्टिकल सरफेस के मिड पॉइंट पर लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के फोर्सेस प्रेशर इंटू एरिया से निकाल सकते हैं। तीसरा कंसेप्ट बताया गया था कि अगर प्रेशर वेरिएशन ना हो रही हो और किसी कर्व सरफेस पर फोर्स निकालनी हो और प्रेशर वेरिएशन ना हो तो फिर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उस कर्व सरफेस की जो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगी। और लास्ट केस कह रहे हैं कि प्रेशर वेरिएशन हो रहा हो, सरफेस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं है, प्रेशर वेरिएशन है, सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं है, सरफेस वर्टिकल नहीं है, तो हम न्यूटन थर्ड लॉ यूज कर रहे हैं। न्यूटन थर्ड लॉ में हम क्या कर रहे हैं, जो लिक्विड है उसके, जो लिक्विड वेसल में रखा है उस, जो लिक्विड वेसल के इनसाइड है उस लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें और फोर्सेस को बैलेंस करके साइड वॉल्स जो फोर्सेस लगाएंगी वो कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलस पार्ट। क्लियर?
चारों कंसेप्ट Yes, sir. बिल्कुल क्लियर? यस सर। जी। Yes, sir. कैसा भी सरफेस हो निकाल सकते हो, क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस है कि कोई भी वेसल होगा ना दुनिया में, कोई भी वेसल लोगे तो उसका बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा। ऐसा कोई बर्तन नहीं होता जिसका बेस आड़ा तिरछा हो। बेस एंड टॉप ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं, जितने भी वेसल्स होते हैं। भाई मिट्टी का घड़ा देख लो, सुराही देख लो, तो घड़ा और सुराही साइड में कर्व है, बट नीचे से तो फ्लैट है वो भी। मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जो बेस है वो भी उल्टा सीधा हो, क्योंकि उल्टा सीधा बेस होगा तो उसको रखेंगे कैसे? जैसे जो मिट्टी वाला घड़ा होता है, पानी भरने के लिए जो मिट्टी का घड़ा यूज करते हैं, तो वो भी कुछ ऐसे कर्व शेप में होते हैं। तो उसमें भी नीचे नीचे एक फ्लैट सरफेस होती है। अभी नोटिस करेंगे तो घड़े का जो बॉटम होता है वो हमेशा एक फ्लैट होता है जो जमीन पर रखते हैं। और सुराही की बात करें अगर, जो सुराही होती है घड़े घड़े का भी एक और वर्जन आता है सुराही, जिसमें ऊपर बहुत पतली सी गर्दन टाइप की होती है उसकी। सुराही जानते हैं? यस Yes, सर। sir. अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदी में सुराही जो होती है घड़े जैसा ही, ये पोर्शन बहुत पतला होता है इसका, ये वाला। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तुम लोग भी हमारी जैसे ही कौवे वाली पोयम थी, उसमें ये थी। हर्षिक रो वाली। हाँ। इंग्लिश में तुम लोग भी हमारे जैसे पैदा। पॉट होल। हमको नहीं मालूम, देखो हम लोगों ने तो इंग्लिश ज्यादा पढ़ी नहीं है। तुम ही लोग सीबीएसई या एसएससी वाले हो। खैर जो भी है, अगर इस घड़े का बॉटम एरिया मान लो A1 है और टॉप एरिया A2 है और पानी इसमें भरा हो, आपसे कह दे कि V इज द वॉल्यूम, और जहां तक पानी भरा है ये वाला एरिया A2 है और ये हाइट हमें दी गई हो। अब मुझे इतना बताओ, क्या ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि जो ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस ये इस पानी पर कितना फोर्स लगा रही होगी विदाउट कैलकुलस? force by this side curve surface on this liquid. निकाल सकते हैं आराम से, सिर्फ एक काम करते रहो, लिक्विड का फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाना सीख जाओ। एफबीडी ऑफ लिक्विड ड्रॉ करते रहिए। एफबीडी ऑफ लिक्विड में सबसे पहले वेट दिखाओगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ऊपर एक फ्लैट सरफेस मिलेगा, घड़ा जैसा भी होगा पानी जब भरोगे तो ऊपर का सरफेस हमेशा फ्लैट रहेगा। उस फ्लैट सरफेस पर ऊपर से एटमॉस्फेयर की फोर्स P0 A2, नीचे यहां से फोर्स आएगी, और अगर ये h डिस्टेंस नीचे चले गए हो तो प्रेशर वेरिएशन हो चुका होगा P0 प्लस रो जी एच और एरिया A1। बाकी का फोर्स ये साइड वाली वॉल लगाएंगे, मान लेते हैं डाउनवर्ड। अब हो सकता है अपवर्ड भी आ जाए, क्योंकि घड़े में बताना मुश्किल है, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो होगा ये लिक्विड को अंदर कंप्रेस करेगा, बट ये वाला पोर्शन ऐसे कंप्रेस करेगा। ये वाला पार्ट डाउनवर्ड कंप्रेस करेगा, तो ये वाला पार्ट अपवर्ड कंप्रेस करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा और इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा। तो ओवरऑल
ओवरऑल फोर्स बाय दीज कर्व सरफेसेस, हो सकता है ऊपर है, हो सकता है नीचे है, हालांकि लॉजिकली सोच सकते हैं कहाँ आएगा। इधर प्रेशर कम लगता है, ऊपर प्रेशर कम होता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है। अपवर्ड आएगा। अपवर्ड ही आएगा। बाई चांस हम डाउनवर्ड दे भी लेंगे, अगर सपोज बाई मिस्टेक अगर हमने डाउनवर्ड कर भी लिया इसको, तो वो कैलकुलेशन में नेगेटिव आ जाएगा। बट क्योंकि अभी लॉजिकली समझ में आ रहा है कि ऊपर फोर्स आएगा तो ऊपर दिखा देते। ये पूरी कर्व सरफेस और ये वाली पूरी कर्व सरफेस मिला करके एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी पानी के ऊपर, और ये पानी घड़े के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से। अगर मुझे इस वेसल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो क्या दिखाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस वेसल, कौन कौन से फोर्स दिखाएंगे इसमें? अगर इस वेसल का मास m दिया गया हो, अगर जो घड़ा है वो m मास का है मान लेते, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स दिखाओगे? सर mg नॉर्मल रिएक्शन और फिर वाटर लगाएगा। mg मतलब mg में ये मास किसका लेंगे हम यहाँ पर? वेसल का, या उसमें जो पानी रखा है उसका भी ले लें? तो खाली वेसल का। खाली में खाली वेसल। चलो एक हो गया। और क्या फोर्स आएगी? ये घड़ा जमीन पे रखा होगा, तो नॉर्मल आएगा। नॉर्मल आएगा ग्राउंड से। और वैसा जो वाटर उस पे प्रेशर लगाएगा वेसल पे। मतलब अंदर जो लिक्विड है ये भी तो फोर्स लगाएगा। यस यस सर। किधर? ये जो लिक्विड है ये कहाँ फोर्स लगाएगा? अच्छा आउटवर्ड्स, मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जिस पे भी दिखाए गए इस हैं। तो इस वेसल ने लिक्विड के ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाई है, डाउनवर्ड लगाते हैं। तो ये मतलब लिक्विड टोटल इस डाउन वेसल जाएगी पर वो। डाउनवर्ड लगाएगा। यही वाला फोर्स डाउनवर्ड दिखाएंगे। ये प्रेशर वाली फोर्स है। कर्व सरफेस पर प्रेशर की वजह से लगने वाली फोर्स। और ये लिक्विड और भी कोई फोर्स लगाएगा यार? बॉटम पे नहीं लगाओगे, यहाँ पर लिक्विड ही फोर्स लगाएगा। ये भी तो वेसल है, यस और इसके ऊपर यस पानी रखा है, तो पानी का प्रेशर तो इस पे भी पड़ेगा नीचे। तो एक डाउनवर्ड फोर्स और दिखाएं जो इस A1 एरिया पे लगेगा, जो कि P नॉट प्लस रो जी एच इंटू A1 होगा। ये वेसल का फ्री बॉडी डायग्राम है। और क्या इस वेसल पर एटमॉस्फेयर से फोर्स नहीं आएगा? एटमॉस्फेयर का भी तो प्रेशर पड़ रहा है इसके ऊपर। घड़ा जो है हवा में रखा होगा, तो बाहर एटमॉस्फेयर ये भी तो इस पर प्रेशर डालेगी। सर ये बताइए जो घड़ा है वो ऊपर से ओपन है कि क्लोज है? खुला है। सर तो मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। नहीं, इधर से जो एटमॉस्फेयर प्रेस करेगा और इधर से जो एटमॉस्फेयर प्रेस करेगा वो कैंसिल हो जाएंगे। यस सर। ऐसे ही इधर से भी एटमॉस्फेयर प्रेस करेगा, इधर भी एटमॉस्फेयर प्रेस करेगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और अंदर से भी वही चीज होगी। जी सर। सिमेट्री होने की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ सिमेट्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी कैंसल्ड आउट। आया समझ में यार इसको? यस बराबर है।
मतलब Yes. लिक्विड और वेसल्स में फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाने होते हैं, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कैलकुलस का यूज हमें नहीं करना है, कहीं नहीं करना है हमें कैलकुलस का यूज, अननेसेसरली उसको बर्डन ना बनाए। प्रेशर वाली फोर्स आराम से निकाल सकते हो फ्री बॉडी डायग्राम्स बना करके। बॉयंसी आर्किमिडीज से निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्किमिडीज का स्टेटमेंट यूज करते रहिए, बॉयंसी मिलती रहेगी। बॉयंसी का डायरेक्शन अपवर्ड, बॉयंसी कहाँ पर दिखाना होता है, तो डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ मास के ऊपर। बॉडी फ्लोट कर रही है तो बॉयंसी को वेट के बराबर कर देना है। या फिर और भी फोर्सेस लग रही हैं, अगर फ्लोट करने की कंडीशन में, जैसे स्प्रिंग की फोर्स है या फिर और कोई फोर्स है, तो रिजल्टेंट फोर्स बैलेंस कर देना है। मेन पार्ट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है जी, रिवाइज करो यार।